हरे कृष्णा। वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग रेमेडीज पढ़ रहे हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो मैं कोई किताबी भाषा नहीं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपका बेस क्लियर कर रही हूँ, जिससे कि आप ये टॉपिक समझ सको अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी पढ़ा तो भी। देखो क्या होता है, जब भी कोई भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जिस पे वो लोग अग्री करते हैं ना। तो वही टर्म्स एंड कंडीशंस कोई पार्टी ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। यही कहलाता है ब्रीच, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो यही ब्रीच कहलाता है ना। तो अब जब ब्रीच हुआ, मान लो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ अग्री किया कि मैं आपको शुगर केन सप्लाई करूंगा। अब क्या वो सप्लाई नहीं करता तो उसकी वजह से दूसरी पार्टी को किसी तरीके का लॉस होगा, होगा ना। तो उसके पास क्या क्या रेमेडी है, हम यही चीज जो है पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इतने सारे नियम कानून पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किस काम के अगर आप रेमेडी ही नहीं दिला सकते तो ये जो कागज बन रहे हैं, सील लग रहे हैं, सिग्नेचर हो रहे हैं, किस काम की सारी चीज अगर रेमेडी ही नहीं मिल सकती तो पता समझ आया कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। पता है, मैं एक चीज मानती हूँ कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा करो ना, मतलब अगर आपको सपोज आपका एग्जाम से रिलेटेड नहीं है या एग्जाम से भी रिलेटेड है तो हमेशा ऐसा पढ़ा करो कि मतलब अगर सिर्फ आपको लास्ट वर्ड पढ़ने को मिल रहा है, अगर नेक्स्ट मोमेंट है आपका पेपर रहता तो आप क्या क्या पढ़ते। इससे ना आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट की अभी जैसे प्ले लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं चाहती तो पूरा ऑर्डर से हम कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलते नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं क्या करूँ, जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसे कवर कर रही हूँ, फिर जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा फिर उसे कवर कर रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। यू हैव टू गिव योर सेल्फ रीजन्स। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा तो रीजन देना पड़ेगा कि कैसे आपका मन लगता रहे पढ़ाई में। तो आगे शुरू करते हैं, है ना। तो अब हम रेमेडी सीधा देखते हैं क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब पिछली वीडियो में है। तो सबसे पहला रेमेडी बिल्कुल सबको ही पता होगा, वो है हमारा सूट फॉर डैमेजेस। अच्छा, मैं अगर ये शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कौन से सेक्शंस आप पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड। आप सेक्शन 39 पढ़ सकते हो, 73, 74, 75, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रेमेडी अवेलेबल है वो है डैमेजेस। अब डैमेजेस क्या होता है, डैमेजेस शब्द का मतलब क्या है। डैमेजेस मतलब क्या होता है, कंपनसेशन देना मनी के टर्म्स में, ठीक है। अब ये जो हम लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस पढ़ते हैं ना, ये पनिशमेंट के तौर पे नहीं दिया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज उसने कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं माने तो उसे पनिशमेंट देने के चलते जो है हम लोग उसे पैसा मतलब हम लोग उससे फाइन ले रहे हैं या जो भी डैमेजेस मांग रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस इस वजह से लेते हैं कि जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। हमें पनिशमेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सिविल लॉ है ना, क्राइम के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं। तो डैमेज के पीछे का पहले लॉजिक समझ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। डैमेज के पीछे का लॉजिक क्या है, पनिशमेंट देना नहीं, लेकिन जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना है हमारे डैमेजेस का मेन मोटिव। तो वही डैमेजेस मतलब क्या होगा, पैसे के टर्म्स में जो है कंपनसेट करना, ठीक है, जो नुकसान हुआ है उसे पैसे देके ठीक करना। जैसे सपोज मैं क्या करती हूँ, मैं बैग्स बनाती हूँ, ठीक है, मैं बैग्स बना रही हूँ, सपोज स्कूल बैग्स बना रही हूँ और आपको मैं स्कूल बैग्स जो है वो सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब सपोज क्या कहते हैं कि हमारा मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मैं आपको मान लो बैग सप्लाई नहीं करती हूँ, जो दिन तय किया था हमने मैं सप्लाई नहीं करती, तो उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान होगा, होगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको पैसे दूंगी, है ना, डैमेजेस दिया जाएगा। तो ये होता है डैमेजेस। अब ये जो डैमेजेस है ना, मैंने एकदम नॉर्मल भाषा में समझा है, ठीक है, ऐसा सच इसमें कुछ है नहीं। मैं दो डैमेज आपको साथ में बताऊंगी, ठीक है, जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैं सबसे पहले बताने से पहले ना मैं केस लॉ के थ्रू बताऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये जो हेडले का केस है, इस केस में क्या हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना। इस केस में एक कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी की जो मशीन थी वो खराब हो गई थी। उसके चलते जो था उनका जो कंपनी थी, मतलब मिल जो था वो बंद हो गया था, ठीक है। उसी से जो था उन लोग का काम होता था। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं, कहते हैं कि इसे ठीक करके दे दो। तो सोचा ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर ठीक करके दे दूंगा। 3 दिन हो जाते हैं, वो ठीक करके नहीं देता। 3 दिन क्या, 7 दिन हो जाते हैं, वो ठीक करके नहीं देता। अब बात कोर्ट में पहुंचती है, ठीक है। तो जो मिल रहता है, मतलब जो कंपनी है, वो ये कहते हैं कि 7 दिन तक इन्होंने हमें दिया नहीं, हमारा मिल बंद पड़ा था, उसके चलते हमारे पास गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था, वो भी नहीं मिल पाया। तो ये हमें
जो हमारा लॉस हुआ है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को ना पाके वो भी दे, और मतलब जो हमारा नुकसान हो सब दे। ठीक है, तो जो अपोजिट पार्टी थी उनका ये कहना था कि हम आपको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इसके चलते जो आपको लॉस हुआ है उसकी भरपाई हम क्यों करें। ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हुआ ना, हमें क्या पता था कि आपके पास अचानक से मतलब कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हमें क्या पता था कि आपकी मिल जो है वो बंद पड़ी, क्या आपने हमें इसके बारे में बताया था? नहीं, आपने हमसे बस इतनी सी बात करी थी कि 3 दिन के अंदर आपको जो है ये मशीन ठीक करके देनी है। तो 3 दिन के अंदर मशीन ठीक करके देनी थी। हाँ ठीक है, हम 7 दिन मतलब बाकी जो एक्स्ट्रा दिन का जो लॉस हुआ है हम नॉर्मल लॉस देंगे ना, कि अगर हाँ अगर वो मशीन रहती, मशीन ना रहने की वजह से जो घाटा हम वो दे देंगे। ठीक है, जो नॉर्मल रहता। अब हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों देखे, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हुए ना, ये आपको पहले बताना था कि आपको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है ना, ये हमें पता ही नहीं था, तो इसके लिए हम आपको डैमेज कैसे दे। तो कोर्ट ने अपोजिट पार्टी के फेवर में जो है जजमेंट है, ये बोला कि ये जो है कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाई, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस था। कैसे पता चलता दूसरी पार्टी को, सीधी सी बात है, कैसे पता चलेगा। तो अगर स्पेशल डैमेज क्लेम करना है तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा उस पार्टी को। अगर यहाँ पे मिल ने उस पार्टी को बता दिया होता कि हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, हमारी कंपनी बंद रहेगी, तो वो ले सकते थे डैमेज, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं है। जब बताया ही नहीं है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कोई नॉर्मल ये तो नहीं अज्यूम करेगा ना, खुद सोचा है कोई, ये थोड़ी अज्यूम करेगा पहले इसके पास गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, कोई नहीं अज्यूम करेगा। कोई प्रूडेंट मैन एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में से नहीं अज्यूम किया जा सकता। ऑर्डिनरली जिन चीजों को अज्यूम किया जा सकता है, जैसे कि हाँ वो ये अज्यूम कर सकते हैं कि इतने दिन इनकी सपोज कंपनी बंद पड़ी है ना, इतने दिन का मिल बंद पड़ा है, तो इनको क्या नुकसान हो सकता है इतने दिन का, वो दे देंगे। ठीक है, उससे ज्यादा क्या ही देंगे। अब उससे ज्यादा उनको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या फिर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये सब वो थोड़ी देखेंगे, ये तो एकदम स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब भी आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस को क्लेम करना है तो आप पहले ही बता कर रखो, बाद में नहीं होगा। तो जनरल डैमेज वो होता है जो कि नेचुरली अराइज होता है, ऑर्डिनरी कोर्स में अराइज होता है। जनरल डैमेज को इसमें से ऑर्डिनरी डैमेज भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब एकदम नेचुरली अराइज होता है। स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं, जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अराइज होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज क्या होता है कि 2 दोस्त हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 2 दोस्त है, तो एक दोस्त रहता है ना, दूसरे दोस्त की बाइक ले जाता है। वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में, वो कहता है कि मैं तेरे को 1 हफ्ते में दे दूंगा, है ना। 1 हफ्ते में नहीं देता। अब क्या होता है कि वो बोलता है कि मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, 1 हफ्ते में नहीं देता, मान लो 1 महीने रख लेता है। ठीक है, वो डैमेजेस मांगता है, तो नॉर्मल डैमेजेस मिल जाएगा। ठीक है, कि मतलब अपने बाइक से काम वाम करता था, नॉर्मल डैमेज दे दिया जाएगा। अब वो आके ये कहे कोर्ट में कि क्या कि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, मैंने आईएएस क्लियर कर लिया, मेरा इसका इंटरव्यू था, मैं इसी बाइक से जाता देने, है ना, मेरी इतनी की सैलरी लग जाती, ये हो जाता मेरे साथ। अब ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गया ना। ये भाई वो कैसे दोस्त को पता चलेगा कितना लायक है मेरा दोस्त, वो दोस्त को कैसे सपने आएंगे इन चीज़ों के। स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो सर्कमस्टांसेस होते हैं, सपने नहीं आ सकते लोगों को, है ना, जो कि हम नॉर्मली अज्यूम कर सकते हो। वो तो हमारा ऑर्डिनरी डैमेज में आ जाएगा, नाम ही देखो उसका ऑर्डिनरी, बेचारा इतना साधारण है। दूसरा होता है हमारा स्पेशल डैमेज। मेरे हिसाब से मैंने बता दें, यही था जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड था इस वीडियो में, इन 2 डैमेजेस के बीच का। ठीक है, बस स्पेशल डैमेज की एक बात ध्यान रखना, स्पेशल डैमेज आपको ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगा। ठीक है, इस आपको पहले मतलब जब आपको कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तभी आपको बताना पड़ेगा उस पार्टी को। जैसे ही आपने, जैसे मैंने इस केस का एग्जांपल दिया, जैसे कंपनी का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे उस कंपनी को अगर डैमेज क्लेम करना था, उसे पहले ही बताना होगा कि मेरी मिल इतने दिन तक बंद रहेगी अगर तुम ठीक करके नहीं दोगे, और इसकी वजह से मेरा गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मेरे हाथ से निकल सकता है, तो इसकी भरपाई तुम ही करोगे। ये बता देते तो मिल जाता, लेकिन बताया नहीं ना। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर तुम्हें डैमेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा, उससे सपने थोड़ी आएंगे, है ना। चलो इस पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, आगे चलते हैं। चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, क्या होता है ना, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं। एक ना ये बहुत ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बैरियर फील होता है कि पता ही नहीं चलता कि कोई सामने होता नहीं, तो पता नहीं चलता समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। इसमें क्या होता है ना, ए बोलता है बी से कि देखो मैं जो हूँ ना तुम्हें इतना पैसा मतलब कुछ एक अमाउंट है इस दिन दे दूँगा। ठीक है, उससे बोला कि मैं तुम्हें 10 तारीख को दे दूँगा तुम्हारा 10,000 रुपया। 10 तारीख को नहीं देता। ठीक है, अब जो बी रहता है
वो किसी और से उधारी में था, उसने सोचा कि जब मेरे को 10,000 रुपये मिल जाएंगे ना तो मैं क्या करूँगा, उसका उधार दे दूँगा। ठीक है, अब उसने 10,000 रुपये दिया नहीं और वो अपना उधार दे नहीं पाया, उसके चलते उसकी इमेज ख़राब हो गई कि भाई बात का पक्का नहीं, ये सब लड़ाई वड़ाई ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस चलते क्या इसका बी जो है इस बात के लिए कंपनसेशन ए से ले सकता है? नहीं ले सकता। अब ए को ये थोड़ी पता था कि मैं डिले कर दूंगा तो इसको इतनी बेइज्जती हो जाएगी या इसकी बात नहीं रह पाएगी, ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए ना। हाँ, अगर बी पहले ही बता देता कि ऐसा ऐसी बात है तो क्लेम कर सकता था। अब तो शायद समझ आ ही क्या होगा। मैं ना आपको एक और जेन्युइन एडवाइस देती हूँ, सेक्शन 73 और 74 के इलस्ट्रेशंस बहुत बहुत ध्यान से पढ़ लेना। उससे तो मैंने इतने एमसीक्यू देखे हैं ना एग्जाम्स में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो वीडियो में सब तो कवर नहीं हो पाएगा तो आप प्लीज़ पढ़ लेना, मतलब मेरी सच में जेन्युइन रिक्वेस्ट है। देखो मैं नॉर्मली नहीं बोलती लेकिन ये प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये 2 डैमेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था बाकियों के कंपैरिजन, अब तो बहुत ईजी है। अब तीसरा जो हमारा डैमेज है वो है एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज। देखो इसके अंदर क्या होता है ना, ये डैमेज क्यों दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डैमेज हम बेसिकली इस वजह से देते हैं कि कंपनसेट करने के पर्पज से, लेकिन ये वाला जो डैमेज होता है ना, ये एक तरीके से पेनाल्टी जैसे होता है। ये वाला डैमेज तब दिया जाता है जब भी जो पार्टी रहती है ना उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है या फिर उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई, गुडविल उसका ख़राब हो जाता है, उसकी रेपुटेशन को हार्म होता है किसी तरीके से, तो उन केसेस के लिए ये वाला डैमेज रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मतलब 2 ही केसेस में इस्तेमाल होता है। एक तो हो गया हमारा मैरिज के केसेस में, जैसे प्रॉमिस कर रखा है शादी करने का फिर शादी नहीं किया, या फिर चेक डिसऑनर के केसेस में। ये 2 केसेस हैं, मतलब कि जैसे चेक डिसऑनर मतलब गलत तरीके से चेक डिसऑनर करना, मतलब बैंक में पैसा है, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन भूल चूक से जो है चेक डिसऑनर कर दिया। तो अब भाई एक बात बताओ, मैं आपको चेक दे रही हूँ, ठीक है, या आपको कहीं से चेक मिल रहा है, ठीक है, कहीं किसी अथॉरिटी से मिल रहा है, आप जा रहे हो, है ना, और उसके बाद क्या कहते हैं कि चेक आपको बाउंस कर देते हैं। अब जो दूसरा इंसान होगा उसकी तो बेइज्जती हुई ना, एक तो उसके मतलब मान लो उसके अकाउंट में पैसा वैसा सब है, लेकिन फिर भी जो बैंक है उसे डिसऑनर कर दिया, अब उसकी रेपुटेशन को तो बेइज्जती होगी ना, तो उन्हें कौन सा डैमेज मिलेगा? विंडिक्टिव डैमेज। समझ आ गया? इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई लॉस हो। अब मान लो शादी नहीं हुई तो क्या ही लॉस हो जाएगा, लेकिन हमारी मन को इंजरी हुई होगी ना तो मिल जाता उसका भी डैमेज, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इस केस में क्या हुआ था ना, वेस्टर्सन वर्सेस ओलेट स्टेट बैंक जो भी है ना, तो इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था, है ना, डिफेंडेंट यहाँ पे एक बैंक है, ठीक है, उसने बोला कि वो जो प्लेंटिफ है उसे लोन देंगे। उस प्लेंटिफ को ना कैलिफोर्निया जाना था ट्रिप पे, ठीक है। अब कैलिफोर्निया पहुँच गया, उसी के भरोसे गया था कि लोग लोन दे देंगे। अब डिफेंडेंट ने मना कर दिया, जो पैसा देने को कहा था, मतलब बैंक ने मना कर दिया। अब इसके चलते उसकी मतलब भारी बेइज्जती हुई, तो बस, तो उसे यहाँ पे डैमेज मिल जाएगा। अगला है नॉमिनल डैमेज। देखो नॉमिनल डैमेज जो रहता है ना, ऐसा जो कोई डैमेज नहीं है, ठीक है, लेकिन बस नेम सेक के लिए कि जस्ट बिकॉज एक इंसान का राइट था ये दिखाने के लिए डैमेज दिया जाता है, मतलब कागज वाली चीज़ें हैं, कोई डैमेज वैमेज नहीं हुआ है। जैसे उसमें 1 रुपये का डैमेज देख रखा है ना, कि कभी कभी आपने ऐसे केसेस भी सुने होंगे कि 1 रुपये का फाइन या ऐसे करके, मतलब 1 रुपये देना, ये मतलब क्या होता है कि नाम ही से ही पता चल रहा है नॉमिनल, मतलब एक्चुअल कोई डैमेज नहीं है, लेकिन बस ये दिखाने के लिए कि हाँ इस पार्टी का राइट था, है ना, उस राइट के चलते जो है डैमेज लिया जा रहा है। अगला है हमारा डैमेजेस फॉर डिटेरिएशन कॉज बाय डिले। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में अगर देरी हो जाती है ना तो डिटेरिएशन हो जाता है गुड्स का। अब गुड्स का डिटेरिएशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो फिजिकल डिटेरिएशन, मतलब मान लो कोई खाने वाला वगैरह सामान रहता है ना, पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं, वो तो खराब हो जाएगा, तो ऐसे में भी डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है। और दूसरा डैमेज अगर डिले की वजह से मेरे पास किसी तरीके की स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी वो खो जाती है। सपोज क्या होता है कि सपोज एक राइस है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी की राइस है, ठीक है, अभी उसका प्राइस मान लो मार्केट में 10 बैग्स का 10,000 रुपये, ठीक है, माना 10 किलो 10,000 रुपये का है। अब क्या होता है, मुझे आपको बेचना था, आप मना कर देते हैं, है ना, आपके अब क्या होता है, कल को इसका जो प्राइस है वो घट जाता है, 5,000 हो जाता है 10 किलो राइस का प्राइस, तो मेरा नुकसान हुआ ना, कौन भरपाई करेगा? आप करेंगे इस डैमेज के अंदर, ठीक है। फिर अगला है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। देखो ये एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस वीडियो का, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए। देखो अब क्या होता है ना,
पार्टीज़ को पता रहती है कि उन्हें नुकसान होगा कि अगर हमने सपोज कि अगर हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हर चीज़ कुछ पार्टीज पहले से ही मतलब सोच कर पूरा चलती है, ठीक है। जैसे मेरा और आपके बीच में किसी तरह का अग्रीमेंट हुआ, सपोज क्या कहते हैं कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं स्कूल बैग बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको स्कूल बैग्स वो दे रही हूँ, तो मेरा और आपके बीच में अग्रीमेंट है कि अगर मैंने आपको इस तारीख तक नहीं दिया तो मैं आपको इतना डैमेज दूंगी, ऐसे ऐसे करके मतलब आप मुझे इतना डैमेज देंगे, या जो भी हमने इस तरीके का डिसाइड कर रखा है कि मतलब भरपाई कितनी करनी है, हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। सपोज मैं आपको बैग देती हूँ, एक बैग का जो प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है, मेरा और आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ कि मैं जो है आपको इस पर्टिकुलर दिन पे आपको मैं 20 बैग जो है सप्लाई करूंगी, ठीक है, तो यानी कि 20,000 रुपये बनता है। लेकिन आप कहते हैं कि अगर इस दिन नहीं सप्लाई किया तो आपको लॉस होगा, मेरे चलते आपको लॉस होगा, ठीक है, कोई फिक्स्ड अमाउंट होगा। जैसे आप कह सकते हो कि मुझे आगे सप्लाई, जैसे कि मुझे कस्टमर्स को बेचना होता है, ठीक है, कस्टमर्स को बेचना होता है और सीधी सी बात है, कस्टमर को बेचेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस में बेचेगा, तो मान लो ये एक जो है 2000 का बेचेगा, तो उसे नुकसान होगा, तो कहेगा कि ठीक है, तो तुम मुझे जो है तुम मुझे 40,000 दोगे, 40,000 रुपये दोगे। क्यों 40,000? क्योंकि इसको 40,000 रुपये मिलते हैं ना, तो पहले से ही डिसाइड कर रखा है हम लोगों ने, तो इसे बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। लेकिन अब जिसको मैं सप्लाई, जैसे मैं आपको सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, अब आपको डर है, और मान लो आपकी बहुत अच्छी कस्टमर की फॉलोइंग है, आपने मतलब प्रॉमिस कर रखा है, वचन दे रखा है ना, कि आप उसे इस दिन ये बैग दे देंगे, तो अब आप चाहते हैं मैं आपको सप्लाई करूं, आप एकदम ग्रेट फॉलोअर हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आप एकदम उसको बिलोंग करते हो। तो अब आप क्या करते हो, कहते हो कि ठीक है, अगर मैंने उस पर्टिकुलर तारीख को सप्लाई नहीं किया तो मुझे 50,000 रुपये का कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये हो गई हमारी पेनाल्टी। अब आप क्या कर रहे हो, ये मेरे अंदर एक टेरर क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, डर क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हो कि मतलब मैं ब्रीच ना करूँ, मैं उतने पैसे दे दूँ। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ठीक है, जो आपने दिन तय किया था मैं उस दिन सप्लाई नहीं करती हूँ, तो आपने कहा कि अगर मैं सप्लाई नहीं करूँगी तो मुझे आपको 50,000 रुपये कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये हो गई पेनाल्टी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं 50,000 रुपये? आप मेरे मन के अंदर फियर क्रिएट करना चाहते हैं, टेरर क्रिएट करना चाहते हैं कि मतलब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ अवॉइड करूँ, मतलब मैं आपको बैग्स सप्लाई करूँ, ठीक है। अब मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है ना, पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे सप्लाई करना पड़े, करूंगी ना पूरी कोशिश। तो ये हो गया हमारा पेनाल्टी, ये मैंने एग्जांपल देके समझाया। देखो लिक्विडेटेड डैमेज जो रहता है वो तो मतलब फिक्स रहता है, मतलब वो तो मतलब नॉर्मल अमाउंट है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई अमाउंट नहीं है, जितना नुकसान होगा उसी हिसाब से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एकदम कुछ भी कर दिया, लेकिन जो पेनाल्टी रहती है ना एकदम ही अनटशंट अमाउंट रहता है, ठीक है, मतलब एकदम ही अनटशंट। अब डराने के लिए तो कुछ भी करेगा ना आदमी। ये ना हमारा सेक्शन 74 में दे रखा है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब ये जो पेनाल्टी और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस का बीच का डिफरेंस है, इंडियन लॉ ऐसे किसी डिफरेंस को नहीं मानता है। इंडियन लॉ ये कहता है कि चाहे आप लिक्विडेटेड डैमेज लिखो चाहे आप पेनाल्टी लिखो, कोर्ट को अगर सपोज क्या कहते हैं कि जो भी आप अमाउंट लिखोगे कोर्ट जो डैमेजेस देगा, ठीक है, जैसे सपोज आपने लिख रखा है अमाउंट 50,000 रुपये, हमारा सेम एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस बैग का 50,000 रुपये लिख रखा है। अब ठीक है, अब चाहे वो पेनाल्टी हो चाहे लिक्विडेटेड डैमेज हो, कोर्ट क्या करेगी यहाँ पे, देखो अब जो आपको कंपनसेशन मिलेगा, जो आपको मतलब डैमेज मिलेगा 50,000 से तो ज्यादा नहीं होगा, ये तो फिक्स है, 50,000 से ज्यादा तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम ही लोगों ने आपस में फिक्स कर रखा है, उसे तो कोर्ट एक्सीड ही नहीं कर सकती। लेकिन 50,000 से कम बिल्कुल आपको डैमेज मिल सकता है, या फिर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कोर्ट को जितना भी रीजनेबल लगेगा, जस्ट लगेगा, ठीक है, कोर्ट उतना आपको डैमेजेस जो है मुझसे दिलवाएगी, ठीक है। लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं, 1 रुपया ज्यादा नहीं, उससे नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये है मेन चीज। तो आपने जो अमाउंट सेट कर दिया है उस अमाउंट से बस एक ही चीज पता चलती है, जैसे आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट हुआ था, आपने 50,000 रुपये सेट कर दिए, ठीक है, या आपने मान लो 40,000 भी सेट किया, जो भी सेट किया, इससे ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा, कम जरूर मिल सकता है लेकिन उससे ऊपर आपको कोर्ट जो है डैमेज नहीं दिलवाएगी। थोड़ा सा और समझा देती से, है ना। देखो सपोज क्या होता है, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, मान लो उसी बैग को लेके होता है, तो हम लोगों ने जो अमाउंट डिसाइड कर रखा है कि 1 लाख, मैंने नहीं सप्लाई किया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, और जो आपको एक्चुअल लॉस होता है वो आपको होता है मान लो 60,000 का, तो आपको कितना रुपया मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 60,000। लेकिन मान लो हमारे बीच में अग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, 1 लाख रुपए का ही हो रखा है, ठीक है, कि डैमेज होगा 1 लाख, लेकिन जो आपको एक्चुअल लॉस हो रहा है 1,80,000 का मान लो, ठीक है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख ही मिलेगा, 1 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा, तो जो भी कम होता है ना, रूल क्या है, विच एवर इज लोअर,
तो ये हो गया हमारा, और समझ आ गया ना। ये हमारे इंडियन लॉ में यही चलता है। इंग्लिश लॉ में जो है पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज को अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन हमारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इसके बीच में, ठीक है। जो अमाउंट पार्टीज ने सेट कर रखा है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, उससे ज्यादा नहीं देगी कोर्ट, लेकिन उससे कम जरूर कर सकती है। अब इंग्लिश लॉ में दे रखा है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हमारा लॉ जो है वो अंग्रेजों से अलग थोड़ी है कुछ। 1872 का लॉ है तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। उनकी भी पता है क्या, इंग्लिश लॉ को ना बहुत, इंग्लिश लॉ को हम क्या करते हैं कि जब भी आता था ना, मैं क्या करती थी, मैं शुरुआत में पढ़ती थी तो जब भी इंग्लिश लॉ का कुछ आता था ना, मैं फट से स्किप कर देती थी। मुझे लगता है हम कौन सा वहाँ रह रहे, पर कितनी बेवकूफ़ी करते थे कि हमें बल्कि पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ वहीं से तो आया है ना। जब हमें वो समझ आएगा तभी हमें हमारे इंडियन लॉ समझ आ पाएगा। ये गलती आप मत करना। तो चलो इसी बात पे डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है ना कि जो पेनाल्टी है ना, वो बहुत एक्सेसिबली ज़्यादा रहती है। जो एक्चुअल लॉस और डैमेज होने वाला होता है ना, उससे एक्सेसिवली ज़्यादा रहती है। लिक्विडेटेड डैमेज के केस में ऐसा नहीं होता है। और बाकी जो मैंने बताया वही है, और आप रीड भी कर सकते हो, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है। आपने डैमेजेस पूरा पढ़ लिया। अब मैं ना डैमेजेस की एक बात बताती हूँ जो कि हमारे सेक्शन 73 के एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। इसमें ये बोला गया ड्यूटी टू मिटिगेट। सपोज क्या होता है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है कि एक पार्टी के ब्रीच की वजह से अगर दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा होता है तो उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि नुकसान से बच सके, है ना। और अगर वो केयरलेसनेस दिखाता है, ठीक है, मान लो उसके पास ऑप्शन था, तरीका था बचने का उस नुकसान से, लेकिन वो खुद को बचाता नहीं है उस नुकसान से, तो कोर्ट इस फैक्टर को भी कंसिडर करेगी डैमेज देते हुए, डैमेजेस ग्रांट करवाते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं आपके साथ अग्रीमेंट करती हूँ, ठीक है। सपोज मैं आपके साथ वही क्या कहते हैं कि सपोज मैं आपके साथ शुगर केन देने का एग्रीमेंट करती हूँ, ठीक है। अब ये था कि शुगर केन जो है 3 दिन के अंदर उसे सप्लाई करना था, तो इसकी क्वालिटी सही रहती, मिल में जाने लायक उसकी क्वालिटी रहती। अब क्या होता है, आप मना कर देते हैं लेने से, ठीक है। अब क्या होता है, मेरे पास समय था, ठीक है। अब मेरे से क्या होता है कि कोई और मिल वाले मुझसे शुगर केन मांगने लग जाते हैं, मैं मना कर दूंगी। मैं मान लो मैं मना कर देती हूँ, तो मना कर देती हूँ तो कोर्ट इस फैक्टर को भी कंसिडर करेगी। कोर्ट कहेगी कि जब मैं उस लॉस को बचा सकती थी लेकिन मैंने अपनी लापरवाही की वजह से जानबूझ के नहीं बचाया, तो सीधी सी बात है डैमेजेस पे असर पड़ेगा। और ये प्रूफ कौन करेगा कि मेरे पास मौका था इस लॉस को बचाने का? मैं तो देखो खुद तो जाके नहीं बोलूंगी ना, ये आप बोलेंगे, अपोजिट पार्टी कहती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग ड्यूटी टू मिटिगेट। अगला है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने ना पूरा मतलब मेजर जो है खत्म कर लिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। इसमें रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सपोज क्या होता है कि एक पार्टी जो है अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करी तो दूसरी पार्टी भी फ्री हो जाती है। सपोज आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट होता है, सपोज ये था कि मैं आपको स्कूल बैग सप्लाई करूंगी, ठीक है, और आप मुझे पैसा दोगे। मैं आपको स्कूल बैग नहीं सप्लाई करती तो क्या आप मुझे पैसा दोगे? नहीं, आप भी फ्री हो चुके हो। ये हो गया हमारा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये रेमेडी बहुत ज़्यादा क्लेम करी जाती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जैसे ना हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो सीधी सी बात है, हमें वो चीज़ चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए होती है, तो हम कोर्ट में जाके क्या कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें डैमेज नहीं चाहिए। जो हमारे अग्रीमेंट हुआ था ना हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ सामने वाली पार्टी उस चीज़ को फुलफिल कर दे, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे सपोज आपके मेरे बीच में अग्रीमेंट होता बुक बेचने का, ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको बुक देने वाली थी, मैं वैसे कोई अपनी बुक देती हुई थी नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं बुक देने वाली थी, ठीक है, आपको। अब क्या होता है, सपोज मैं आपको कम प्राइस पे दे रही हूँ लेकिन मैं मना कर देती हूँ बाद में, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है इससे रिलेटेड। अब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में कहोगे कि नहीं मुझे आप इनसे डैमेजेस मत दिलवाइए, आप इनसे कहिए कि बुक बेच दे, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जनरली उस केस में किया जाता है ना कि जहाँ पे जो सामने वाली पार्टी है उसको हम पैसों के टर्म्स में कंपनसेट नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे किया जाता है। अगला है इंजंक्शन, ठीक है। इंजंक्शन एक प्रिवेंटिव तरीके का होता है, मतलब इसमें हम कोर्ट के पास जाके कहते हैं कि मतलब कोर्ट जो है मतलब पार्टी को रिस्ट्रेन करे, मतलब उसे रोके कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल बे ऑफ लॉ ने टीचर को हायर किया, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस थी उस टीचर की, तो बे ऑफ लॉ की ये मतलब इच्छा थी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ सके, हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब क्या होता है, वो जो टीचर है वो एक अच्छी म्यूजिशियन भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी म्यूजिक कंपनी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बे ऑफ लॉ कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसका ब्रीच हो जाएगा, तो कोर्ट जिससे कि इंजंक्शन इशू करे उस टीचर के अगेंस्ट, राइट। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वांटम मेरिट। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये बड़ी अलग तरीके का, शायद आपने नाम ही पहली बार सुना हो इस रेमेडी का। देखो इस रेमेडी में क्या होता है ना कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ठीक है, लेकिन जो पार्टी है उसने कुछ मतलब किसी तरीके की सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है,
तो कोर्ट क्या कोशिश करती है कि जो उसने सर्विस प्रोवाइड कर रखी है ना, एटलीस्ट उसे उस सर्विस का पैसा मिल जाए। बाकी चीज़ें जाने दो, लेकिन जो उसने सर्विस प्रोवाइड करी है एटलीस्ट उसे उस सर्विस का पैसा मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही स्कूल बैग सप्लाई करने का। सपोज 50 स्कूल बैग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं क्या करती हूँ, आपको 25 स्कूल बैग सप्लाई करती हूँ। अब 25 स्कूल बैग सप्लाई करती हूँ तो अब आप कह देते हो, और बाकी 25 सप्लाई नहीं करती हूँ। अब आप कह देते हो कि अब आप मुझे एक भी पैसा नहीं देते। कहोगे कि बात तो हुई थी 50 स्कूल बैग की, है ना, मैंने तो बस 25 ही दिए हैं। तो कोर्ट में बात जाएगी, तो कोर्ट यहाँ पे कौन सा मुझे डैमेज प्रोवाइड कराएगी, मुझे कौन सी रेमेडी प्रोवाइड कराएगी, मुझे क्वांटम मेरिट प्रोवाइड कराएगी कि मतलब मुझे 25 बैगों का, जो मैंने 25 बैग आपको डिलीवर किया, एटलीस्ट मुझे उसके पैसे दिलवा देगी। मतलब जो सर्विसेज मैंने दी हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो अब गया, वो तो गया, लेकिन जो एटलीस्ट मैंने दिया है मुझे उतना मिल जाए। एक तरीके से कोर्ट क्या कोशिश करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करने की, मतलब जो पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले थी पार्टीज के, उस पोजीशन में आ जाए। मतलब सॉर्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऐसा कहा जा सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। और देखो इसका मैं बता रही, इलस्ट्रेशन प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, छोड़ना मत, मिस मत करना। बहुत मतलब इलस्ट्रेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन बनकर आ जाता है और आप दिमाग लगाते रह जाओ। तो बैरक में साफ साफ लिखा है ना। देखो और मैं भी देखो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो गलतियाँ बिल्कुल होती रहेगी, लेकिन ये मेरा पैशन है। आई रियली इन्जॉय मेकिंग वीडियोज़ की, मतलब मैं अभी समझा पा रही हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ी, जो गलती मैंने करी है कि पढ़ते टाइम, या जो मुझे लगता है कि ये मिस्टेक, या फिर जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बता पाऊँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसे इन्जॉय करती हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरीके का डाउट है कुछ भी, मैं आई एम वेरी मच ओपन फॉर द फीडबैक, ठीक है। तो प्लीज़ आप फीडबैक देते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ आ रहा तो बताओ, मतलब अगर समझ आ गया तो मैं मानूंगी कि मेरी लॉ स्कूल की पढ़ाई सक्सेसफुल है। नहीं समझ आ रहा तो कहीं ना कहीं कमी है, उसे मैं सही कर लूँगी, ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फियर एनीथिंग, ठीक है। जब बस परेशान होते हो तो ही बस भगवान को मत याद करो, जब खुश हो ना तो भी एक बार भगवान को याद कर लो। लेट हिम टेक केयर, आप निश्चिंत रहो। क्यों चिंता करोगे आप, जिसने बनाए वो चिंता करे ना। चाहे खुश रहो दुखी रहो, लेट हिम टेक केयर। यू माइंड योर ओन बिजनेस, लेट हिम माइंड हिज बिजनेस। हरे कृष्णा।